नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान युगनी पर। इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे का फिजिक्स के PYQ टॉप 500 MCQ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक है वाट। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये कब पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया था, किस तारीख को पूछा गया था। अगर जो किसी को हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो 20 के बाद से आप लोग जाकर डायरेक्ट वीडियो के स्किप कीजिए और 21 नंबर क्वेश्चन से देखना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि 20 ऐसा क्वेश्चन हम डाले हैं जो आसान है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उसके पहले देखिए, हम एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेलिंग दिए हैं और बाकी क्वेश्चन में डिटेलिंग नहीं दिए हैं। तो एक बार थोड़ा सा जो पहला क्वेश्चन है उसका डिटेलिंग आप लोग देख लीजिए। तो ये सब किसी को पता होगा कि मूल मात्रक 7 होता है और मूल मात्रक में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान के केजी, समय का सेकेंड, विद्युत धारा के एम्पियर, ताप के केल्विन, ज्योतीय तीव्रता के कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के मोल होता है। इसमें और भी डिटेलिंग है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मात्रक न्यूटन, जो न्यूटन होता है बल का होता है, जूल होता है कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है, वाट शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का होता है, कूलम्ब विद्युत आवेश का होता है और वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है। ये सब देख सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध आपका क्या, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, लेंस की क्षमता का डायरेक्टर हो गया। ये सब बहुत जरूरी वाला होता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक कर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। दूरी मापने की इकाई कौन कौन सी है, जो ये 3 इकाई है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया और नॉटिकल माइल हो गया। अगला इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, आमीटर, ये सब बहुत ही जरूरी वाला चीज़ होता है। एक सौर शक्ति बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण, पानी का अधिकतम घनत्व, ये सब बहुत जरूरी होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, एक लेंस की शक्ति किसकी इकाई है? तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा डाई आफ्टर डिस, इसका संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ये सब किसी को पता होगा कि सबसे अधिक होता है हम लोग का ठोस में, सबसे कम होता है निर्वात में। निर्वात में तो 0 होता है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये 2 बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर अगर जो चले जाइएगा तो 0 हो जाएगा। अगर जो ऊपर आते हैं तो यहाँ भी अलग अलग होता है। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है, आपका ध्रुव पर सबसे कम होता है। ऊपर जाइएगा तो बढ़ जाएगा, नीचे जाइएगा तो घट जाएगा। ये सब जरूरी बातें होती है जी के बारे में, आप लोग को याद रखना होगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो सब कोई जानता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? V=IR। तो आप लोग को याद रखना होगा कि ओम का नियम क्या है? V=IR। ठीक है, ये सबको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यानी ½ mv²। ये सबको मालूम होना चाहिए। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन PYQ है। तो PYQ क्वेश्चन कुछ कुछ बहुत ही आसान होता है, कुछ कुछ बहुत ही भारी होता है। तो 20 तक हम लोग का आसान आसान क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज, सब किसी को पता होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता होगा कि प्रथम नियम आपका क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम से हम लोग को क्या मिलता है? दूसरा नियम से मिलता है बल का फॉर्मूला। आप लोग को पता होगा तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मानव कान के लिए श्रव्य सीमा क्या है? 20 से 20,000। ये सबको पता होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो ये देखिए, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, 1/2 हाफ, मतलब वही ½ mv²। तो अगर जो गतिज ऊर्जा वेग दुगुना कर दीजिएगा तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर 2 के स्क्वायर कीजिए, 4 हो जाएगा, 4 गुनी। सबको याद होना चाहिए। अगला है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगला है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। आप लोग को पता होगा कि नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। जब दो समझिए कि
परमाणु जब अलग होता है तो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। जब इकट्ठा होता है तो नाभिकीय संलयन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर, जी का पृथ्वी के सतह पर कितना मान होता है? तो सबको पता होता है कि 9.8 होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जो भारी क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 15/6/2026 को। एक भौतिकविद एक ऐसा प्रयोग डिजाइन कर रहा है जिसका परिणाम बल और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है। मात्रकों और विमाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति। सब कोई ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बार बार होने वाले परिवर्तन के कारण ध्वनि के लंबे समय तक बने रहने को क्या कहते हैं? तो अनुरणन कहते हैं। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में पूछा गया था। इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड है, तो सबको इसको एक बार दो बार जरूर देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिकीय गुण धूप के चश्मे को पानी या सड़कों जैसी सतहों में परावर्तित सूर्य के प्रकाश से होने वाली चौंध को कम करने में सक्षम बनाती है? तो आपका इसका आंसर ध्रुवन हो जाएगा। बहुत सारा प्रकाश आता है जब चौंध होता है, तो ध्रुवन क्या करता है? वो प्रकाश एक जगह कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकेंड प्राप्त ध्वनि ऊर्जा का वर्णन करता है? तो तीव्रता। तीव्रता का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या होगा? ये जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकेंड प्राप्त ध्वनि ऊर्जा का वर्णन करता है वो क्या है? वही तीव्रता है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को डैश का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है? तो पोलेराइड। देखिए पोलेराइड है, इसके माध्यम से प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, ये सब हम लोग देख सकते हैं प्रकाश को, यानी इससे सिद्ध किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन एक लेवल ऊपर का ये सब पूछा हुआ है। प्रायः आप किसी ऊंची बाढ़ के पीछे से बोलते हुए व्यक्ति की आवाज़ सुन सकते हैं, भले ही आप उसे देख न सके, ठीक है। ध्वनि तरंगों का वो कौन सा इस घटना को व्याख्या करता है? तो विवर्तन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब जल को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। अब देखिए ये 4 डिग्री से हम लोग को 0 डिग्री की तरफ जाना है, तो समझिए कि आयतन जो क्या हो जाएगा, आपका जो जगह छेकने का एरिया जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, सीधा सा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक डायफ्टर एक रोगी को P = -2.5 डायफ्टर की क्षमता वाले लेंस प्रयुक्त करने की सलाह देता है। यह लेंस, अब देखिए यह लेंस एक अवतल लेंस है जिसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष, जब दृष्टि दोष पढ़ेंगे उसके बाद से अवतल लेंस उत्तल लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो इसको छोड़ दीजिए, बस इसको ये माइनस है तो माइनस वाला अवतल लेंस हो गया, प्लस वाला उत्तल लेंस हो गया, ये सब इसका मान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जो आयाम बढ़ता है तो ध्वनि प्रबलता बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ हम लोग को ध्यान में रखना है। जब सबका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एकदम विस्तार से, तो आयाम क्या होता है, प्रबलता कैसे बढ़ती है, ये हर एक चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है। तो बस अभी ध्यान में रखिए कि आयाम बढ़ता है ध्वनि प्रबलता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? तो देखिए बल और विस्थापन से जो क्या बोलते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में अगर जो कोई काम में हो रहा है, देखिए बल इधर लग रहा है और विस्थापन देखिए विस्थापन ये 90 डिग्री हो गया, ये इधर सामने का हो गया। अगर विस्थापन इधर कहीं हो रहा है 90 डिग्री से इधर कहीं हो रहा है, फिर इसके पीछे 180 डिग्री हो गया, यानी इधर कहीं विस्थापन हो रहा है तो वो कार्य ऋणात्मक हो गया। वो कार्य अगर 90 डिग्री पर हो रहा है तो 0 हो गया और सीधे चल जा रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिएगा। एफएस cos थीटा होता है, ठीक है। चलिए 20,000 हर्ट्ज की मानव श्रव्य सीमा से अधिक की आवृत्तियों को क्या कहते हैं? तो अल्ट्रा साउंड, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की ऊर्जा डैश का एक रूप है? तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश का ऊर्जा। बहुत जल्दी विद्युत चुंबकीय जो क्या बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है उससे संबंधित समझिए कि अवरक्त किरणें हो गया, ये जितना सब किरणें हैं सबको एक कंपाइल का वीडियो हम लाएंगे जिसको याद करने का एकदम समझिए कि बिना भूलने वाला तरीका बताएंगे जो सबको एक बार में याद हो जाएगा। तो उसका वीडियो बहुत जल्दी आज से कल तक आने वाला है इसी चैनल पर। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की गणना
की जा सकती है। तो आप लोग बताइए कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय, यानी विद्युत ऊर्जा हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग फार्मूला है, इसको रखकर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वैज्ञानिक को 2 प्रकाश बल्बों के ऊर्जा निर्गत यानी आउटपुट की तुलना करता है और उनके मानों को जूल में रिकॉर्ड करता है, तो इस पद्धति में ऊर्जा को निरूपित करने के लिए किस बीमीय सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आप लोग क्या बोलते हैं, जो जूल है थोड़ा सा उसको लिखिएगा लो, उसके बाद से ये आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, mL/T-2, ई का हो गया kg, ई क्या होगा मीटर स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चालक पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है? तो निम्न प्रतिरोधकता। अगर ये विद्युत चालक पदार्थ है तो प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध कम होगा तब ही विद्युत न प्रवाहित होगा, तो सीधा सा अर्थ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक द्वारा दर्शाई गई राशि किस विद्युत मात्रक के अनुरूप है? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। हम लोग देखिए एक अभी पढ़े थे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V=IR। तो देखिए वोल्ट आई क्या होगा, प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर क्या हो जाएगा, ओम के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस अंतःक्रिया के दौरान किन निकायों पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं? तो 2 अलग अलग निकायों पर अगर जो बल लगाया जा रहा है तो क्या होगा, अलग अलग बल लगेगा, सीधा सा बात है। तप पृष्ठ से गर्म वायु के ऊपर उठने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो संवहन प्रक्रिया। तो देखिए बहुत संवहन प्रक्रिया में क्या होता है कि कर्ण आपका ऊपर जाता है, फिर जो मतलब गर्म हो गया ऊपर चल गया, जो ठंडा हो गया वो नीचे आ गया। यही सब वायु में वायुमंडल को गर्म करने के लिए ये सब मतलब कि उत्तरदायी साबित होता है। स्थिर तापमान पर एक निश्चित मात्रा में गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध को कौन सा नियम नियंत्रित करता है? तो बॉयल का नियम। बॉयल का नियम जो है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कीजिएगा लो, इसका नियम क्या है कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। किसी चालक में विद्युत धारा को दोगुना करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो यह 4 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण झिल्ली प्रयोग द्वारा परमाणु में किस भाग के अस्तित्व को सिद्ध किया गया था? आपका नाभिक को। ठीक है, तो नाभिक के लिए नाभिक है, इसका सिद्ध कौन किया था? इसको सिद्ध कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था स्वर्ण झिल्ली के प्रयोग द्वारा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई किलोवाट और 1 किलोवाट आवर डैश के बराबर होता है। अब देखिए ये पूछ रहा है किलोवाट घंटा, ये किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड के बराबर होता है। ये सबको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना है तो एकदम नहीं मालूम है तो एकदम रट लीजिए। सही मार्कों में 1 टन का मान क्या होता है? 10⁻3 kg। किसको नहीं पता है 1 टन के मान? 10⁻3 kg सबको पता होना चाहिए, यानी 1000 kg सबको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि एक विशेष तापमान पर सबसे तेज गति में चलती है? वायु, आयरन। आयरन इसके पहले ये क्वेश्चन हो चुका है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। देखिए ये सबको क्वेश्चन मालूम होगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम भाग जा रहे हैं। ये सबको पता होता है, नहीं होता है तब लोग याद कर लीजिए जिसको नहीं पता है। भौतिक विज्ञान में किसी राशि की बीमा को समझने में सूत्रों और चरों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने में सहायक मिलती है। द्रव्यमान, लंबाई, समय के पदों में बीमाओं का कौन सा सेट भौतिक राशि बल को सही रूप से निरूपित करता है? तो देखिए जो बल है, बल को कौन निरूपित करता है? इतना सब घुमा फिरा के देने का जरूरत था, बल के बीमा सीधे पूछ लेता, इसलिए घुमाया है कि इसमें समय लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा क्या, द्रव्यमान mL/10⁻²। आप लोग पढ़े होंगे कि क्या बोलते हैं बल का बीमा क्या होता है, सीधा सा अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, वायु का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब तापमान बढ़ेगा तो उसके चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ जाएगा, क्योंकि वायु के अणु तेजी में गमन करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधा सा बात है। अगर जो कोई भी मतलब कि एक कौन है पहले धीरे धीरे चल रहा था, इसी के सहारे आवाज़ जा रहा है, तो क्या होगा, जब ये तेजी में चलने लगेगा तो तेजी में जाने लगेगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम बिंदु पर इसके वेग का वर्णन करता है? अब देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा उच्चतम बिंदु पर इसके वेग का वर्णन करता है। अब जो ऑप्शन है उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होता है, तो सीधा बात है सुनिए, अगर जो हम ढेला ऊपर फेंकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, तो जब वहाँ जहाँ से वो नीचे लौटेगा वहीं ना उसका उच्चतम बिंदु होगा, तो यानी वहाँ तक जीरो होगा ना, उसका वेग जीरो होगा तभी ना नीचे आना चालू होगा, यानी वहाँ जीरो होता है। सीधा सा बात आप लोग सोचिएगा, ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? सीधा सा बात है 343 मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं 42 देता है, तो आप लोग एडजस्ट हो जाइएगा उसके अनुसार। चलिए हम लोग का टॉप 50 हो चुका है। 50वां क्वेश्चन है कि वायु में गमन करने वाली ध्वनि तरंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ कण एक साथ सघन रूप से रहते हैं?
ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च दाब और उच्च घनत्व पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, संपीड़न, सीधा सा बात है। संपीड़न यानी दबाव, मतलब कि समझिए कि उसको उसका जो उच्च दाब है और उच्च घनत्व है, तो अगर घनत्व ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दबाया गया है, इसलिए उसका कण पास पास में आ गया, यानी वो संपीड़ित हो गया। बात खत्म, सीधा सा बात। 51 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भौतिक के एक प्रयोगशाला प्रयोग में तापमान को सही एसआई मात्रा का उपयोग करके मापन आवश्यक है। एसआई प्रणाली के अनुसार तापमान की रीडिंग दर्ज करने के लिए छात्रों को किस मात्रा का उपयोग करना चाहिए। तो केल्विन, अब इतना घुमाया है बस समय लगाने के लिए, आपका केल्विन आंसर हो जाएगा, तो आपका एसआई मात्रा, बात खत्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। किस प्रकाशीय यंत्र, अब देखिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया, देखिए ध्यान रखिए, हाइपरमेट्रोपिया नामक नेत्र दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो उत्तर लें, सीधा सा बात है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और फिर प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब देखिए, अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करना है, तो अब देखिए इसका जब एक फ्लैश लाइट को चालू किया जाता है, ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा हो गया विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा होगा विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा जाता है आपका प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक दूरसंचार प्रणालियों में डेटा को कुशलतापूर्वक संचारित करने के लिए प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। कौन सी प्रकाशिक परिघटना इस उच्च चाल वाले डेटा संरक्षण को सक्षम बनाती है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देखिए यह सब जो है घुमा फिरा के बात कर रहा है। आप लोग ऑप्टिकल फाइबर पढ़े होंगे, बस ये ऑप्टिकल फाइबर की ही बात कर रहे हैं, प्रकाशीय तंतु के बात कर रहे हैं। तो प्रकाशीय तंतु के बात आया तो प्रकाश का नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, बात खत्म। प्रकाशीय तंतु जैसे एकदम छोटा छोटा पतला पतला तार टाइप का रहता है, जिसके अंदर में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा को एसआई मात्रक में मापा जाता है, जूल। बस ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि का एक उदाहरण नहीं है, वेग। मतलब मूल राशि कौन सा नहीं है, तो वेग नहीं है, वेग किसी न किसी से मिलकर बना होता है, बात खत्म। जब विद्युत आवेश की विमाओं पर विचार किया जाता है तो एसआई आधार राशियों के पदों रूप में इसे व्यक्त करने के लिए किस मूल मात्रकों को संयोजित किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एसआई आधार पर राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो व्यक्त करने के लिए किन मूल संयोजन किया। अब देखिए विद्युत आवेश, सीधा सा बात है, धारा समय, बात खत्म। आगे बढ़े क्वेश्चन, चलिए। जब गर्म चाय के कप में धातु की चम्मच रखी जाती है तो वो जल्द ही गर्म हो जाती है। इसके लिए मुख्य रूप से ऊष्मा अंतरण का कौन सा माध्यम उत्तरदायी होता है। आपका चालन होता है। ठीक है, धातु के बाद आ गया तो चालन आ जाएगा। ठीक है, चम्मच के बाद यहाँ आ गया, धातु आ गया, धातु के बाद आया चालन हो गया। केवल वायु के बाद आएगा संवहन हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड में बात आएगा विकिरण हो जाएगा। सीधा सा बात, आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा मापते हैं तो परिमाण को रिकॉर्ड करने के लिए आप किस एसआई मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो कूलम आवेश मतलब कूलम, सीधा सा बात है। आगे बढ़ते हैं। एसआई मूल मात्रकों का कौन सा संयोजन घनत्व के मात्रकों को इसके बीमी सूत्र के आधार पर सही रूप से निरूपित करती है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखिए ये पूछ रहा है कि मूल एसआई मूल मात्रा कौन सा संयोजन घनत्व के मात्रा कौन है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी केजी पर मीटर क्यूब, सीधा सा बात है। कौन नहीं जानता है घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। जूल के ऊष्मा के नियम के अनुसार प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा को किस संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बस संबंध पूछ रहा है, तो संबंध आपका बता देना है फट से, H बराबर I² RT। ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऊष्मा यानी हीट बराबर क्या होता है, I² RT। I² RT, आई क्या हो गया, आर क्या हो गया, टी क्या हो गया, ये तीनों के बारे में आप लोग कमेंट में हमको बताइए एकदम जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच विशाल रिक्त आकाश के बावजूद ऊष्मा स्थानांतरण कौन सी पद्धति द्वारा ये संभव है। देखिए ये सब विकिरण द्वारा है। अभी आप लोग को बताए थे, जहाँ अंतरिक्ष से बात आ गया, विकिरण बात आ गया, संवहन कहाँ हो गया, वायुमंडल में हो गया, चलन कहाँ हो गया, आपका जहाँ धातु वतु के बात आ गया, चलन आ गया। आगे क्वेश्चन बोलते हैं 63 नंबर। प्रकाश का वायु में जल में प्रवेश करने पर उसके मुड़ने के लिए उत्तर। अब देखिए जब मुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। अब देखिए नहीं, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। प्रकाश का वायु से जल में प्रवेश करने पर उसमें मुड़ने के लिए उत्तरदायी गुण धर्म निम्नलिखित में से क्या है। अच्छा इसके बाद बोला था प्रकाश की चाल में परिवर्तन, यानी देखिए जब मानते हैं कि दूसरा कुछ में जाता है, अगर जो जल वायु हो गया जल हो गया, यानी इसका घनत्व कम है इसका घनत्व ज़्यादा है, तो चाल में सीधा सा परिवर्तित हो जाएगा, बात खत्म। सीधा सा समझिए कि इसका घनत्व कम है इसका घनत्व ज़्यादा है, यानी कम घनत्व है वहाँ पर जो अणु है उसके बीच में ज़्यादा जगह है, वो आसानी से जा रहा है, ज़्यादा घनत्व में गया, अणु के बीच में कम गैप हुआ, आराम से उसका चाल धीरे धीरे हो गया, बात खत्म। आप ऐसे रोड पर चल रहा है फिर कीचड़ में चढ़िएगा तो ऐसे ही आपका चाल कम हो जाएगा, सीधा सा है। वह राशि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में मापा जाता है। तो कौन सा है भाई, आपका त्वरण है, सीधा सा आंसर। अब इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी होता है, ये सब पूछा हुआ है, अभी हाल ही में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पृष्ठीय
पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के पृष्ठ है अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसीलिए शीतकाल के दौरान अधिक पसंद किया जाता है? तो गहरे रंग का पृष्ठ, ये कौन नहीं जानता है? आप लोग को ब्लैक कलर हो गया, ये गहरा रंग है, ये क्या करता है, ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित करता है, इसीलिए हम लोग गर्मी के दिन में ब्लैक रंग के कपड़ा नहीं पहनते हैं, श्वेत केवल पहनते हैं, सफ़ेद केवल पहनते हैं। ये क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, ये क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं गर्मी के दिन में। ठंडा के दिन में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक जैकेट पहनते हैं, जिससे क्या होगा, ऊष्मा को अवशोषित करके हम लोग के शरीर को दे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 66 नंबर। बल के एसआई व्युत्पन्न, बल के लिए एसआई व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन है, एसआई मूल मात्रक का कौन सा संयोजक न्यूटन? अब देखिए न्यूटन का सीधा सा पूछ रहा है मात्रक, तो किसको नहीं पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। मरीचिका एक दृष्टि भ्रम है जिसे प्रकाश की निम्नलिखित में से किस परिघटना के आधार पर समझाया जा सकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, कौन नहीं जानता है मरीचिका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए ये सब पूछा गया है इस बार एग्जाम में, जो एनटीपीसी के हुआ था उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के आधार पर नहीं, हूबहू यही सब क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य और ऊर्जा के मापन पर एक कक्षा चर्चा में, अब देखिए कितना घुमा रहा है, सीधा सा कार्य और ऊर्जा की बात है, जूल हो गया, जूल का बीमा हो गया, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। आप लोग को पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तो एक बार रोक कर इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आंसर सीधा सा है जूल और एम एल टी स्क्वायर, टी के मतलब एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का सही संवेग क्या होगा? 10 × 50 500, सीधा सा आंसर 500 डी। अब लोग पता होना चाहिए, द्रव्यमान गुने वेग होता है संवेग, ठीक है। तो ये नहीं हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग एम भी, द्रव्यमान 10 है, ये 50 है, 50 × 10 500, सीधा सा है एकदम। इतना आसान क्वेश्चन कौन देता है भाई? सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर KWH किलोवाट आवर इकाई में मापा जाता है। इसका KWH के संगत भौतिक राशि क्या है? तो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को ही मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्फा कोणों से एक पतली स्वर्ण की पन्नी पर बमबारी करके परमाणु नाभिक की खोज कौन किया था भाई? रदरफोर्ड ही किए थे। इसके पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन ये देख चुके हैं लोग। देखिए PYQ है, कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 500 बोले हैं तो हम 600 करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 kg वाला बात वही है। देखिए ये क्या है, 10 kg द्रव्यमान का कोई पिंड इतना मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान करते हैं, परिमाण बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए 5 × 10 50 हो जाएगा, सीधा सा आंसर। देखिए आपका न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल में बस छोटा न्यूमेरिकल है, बस ए में फार्मूला आप याद रखिएगा, छोटा फार्मूला है, कुल मिलाकर 10-12 को फार्मूला है आपका, क्या बोलते हैं, पूरा फिजिक्स में। इतना याद रखिएगा, जितना न्यूमेरिकल आएगा सब के सब बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दाब को किस एसआई यूनिट में मापा जाता है? तो दाब क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी बल है, और क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल के स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और न्यूटन हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर। जब किसी किताब को मेज की सतह पर धकेला जाता है तो किस प्रकार का घर्षण बल होता है? जब हम लोग ढकलेंगे, देखिए स्लाइड कर रहे थे, स्लाइड ही घर्षण, सीधा सा अर्थ है, देख कर मालूम चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस एसआई उपसर्ग का गुणात्मक गुणांक 10 के पावर -9 होता है? तो 9 - 9 नैनो। आगे बढ़ते हैं। गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा कौन सी राशि प्रभावित करती है? गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा कौन सी राशि? तो द्रव्यमान और वेग। अब देखिए ये दोनों mv² होता है, गति बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो द्रव्यमान भी प्रभावित करेगा, वेग भी प्रभावित करेगा आपको गतिज ऊर्जा को, सीधा सा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब एक खींचे हुए रबर बैंड को छोड़ा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। जब मानते हैं खींचे हुए रबर ये जो है, तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, जब छोड़ेंगे तो ये गति में आएगा, तो गति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, सीधा सा बात, सीधा सा। और थोड़ा सा सोचना है, फिजिक्स में मजा आ जाएगा बनाने में। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, यदि इसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है? भाई मेरे इस सूत्र पर रखिए और आंसर निकालिए, निकाल कर कमेंट कीजिए कि ये इसका क्वेश्चन आपका सामने है या इतना होगा, लेकिन एक बार बनाइए जरूर, क्योंकि 1/f यहाँ पर है, फिर उसके बाद से 1/u, फिर उसके बाद से 1/v, इस पर सबका मान रखिए, तुरंत आपका निकलेगा आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दो प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम समांतर में जुड़े हैं, तब देखिए जब समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो जब समांतर में कोई भी चीज़ जुड़ता है, कोई भी चीज़ नहीं, प्रतिरोध जुड़ता है, तो 1/R1 + 1/R2 होता है, सीधा सा बात। R1 R2 क्या हो जाएगा आपका, नीचे एलसीएम में हो जाएगा, नीचे क्या होता है, ये R होता है, जब पलटेगा तो R1 R2 हो जाएगा, नीचे R1 + R2 हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा अगर जब आप लोग दिमाग लगाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं लगाइएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन देखिए ये 200 हो जाएगा बटे 30, एक 0 से 1 0 कट गया, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब कैसे हुआ, सीधा सा अर्थ आप लोग देखिए ना, 1/R = 1/,
R1 प्लस 1/R2 जितना भी प्रतिरोध होगा प्लस करके ऐसे 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 बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो हम लोग बस 2 है तो ये तीनों का देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों का मान रखिए, सीधा R के मान ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार की लंबाई को दुगुना करके उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए नया प्रतिरोध क्या होगा, देखिए 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कैसे होगा, R बराबर क्या होता है, देखिए R बराबर होता है, R बराबर, अब ये जो होता है आपका, ये जो होता है हम लोग का नियतांक होता है, यानी L जो है क्या है, तार की लंबाई दुगुनी है, अनुप्रस्थ काट क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, यानी 1/2 हो गया, ऊपर चल गया, 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, बात खत्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक व्यक्ति को इतना डाइइलेक्ट्रिक की शक्ति को लेंस दिया गया है, कौन सी दृष्टि। अब देखिए अब इतना लेंस है, जब ये जो इतना डाइइलेक्ट्रिक के लेंस है, तब देखिए जब ये लेंस है तो माइनस वाला है, यानी अवतल लेंस है। जब अवतल लेंस है तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, सीधा सा आंसर आपका बी हो जाएगा। बस केवल माइनस को पकड़िए, आंसर ला दीजिए, बात खत्म। 5 ओम के एक प्रतिरोध को 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड में प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा क्या है, ऊष्मा बराबर बताए थे I² RT। I² यहाँ पर I कितना है 2, 2 के स्क्वायर 4, R कितना है 5, T कितना है 10, तो यानी 5 चौका 20 गुने 10 यानी आपका 2000 जूल हो जाएगा, 200 जूल भले। यहाँ देखिए आंसर 200 जूल सीधा सा है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया है, आप लोग निकाल लीजिएगा। बस गिन के 10 गो फार्मूला है फिजिक्स में, उसको ध्यान रखिएगा, सब न्यूमेरिकल आप लोग को बन जाएगा रेलवे में। यदि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब देखिए ऐसे में फार्मूला पर निकाला जाता है, V बराबर C/N होता है, तो ऐसा आप लोग इस फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। V के मान रख दीजिएगा, फिर उसका C हो गया प्रकाश का मान, फिर आपका हो जाएगा N के मान। तो इस फार्मूला पर निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, इस पर बाई चांस को पूछता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन नहीं 2022 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। परिनलिका देखिए, परिनलिका हम लोग अगर ये चुंबकत्व पढ़ेंगे तो उसमें एक परिनलिका हम लोग को बनाने का आता है, ठीक है। तो परिनलिका के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सब हम पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि जितना कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सब जगह मतलब एक ही समान रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक लेंस की फोकस दूरी प्लस 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगा, तो प्लस 50 है तो इसका शक्ति 2 हो जाएगा। 100 में 100 में 50 से भाग दे दीजिए, बात खत्म। सेंटीमीटर में है तो अब सेंटीमीटर में है तो वो जो हम लोग का होता है 1 मीटर होता है तो उसको 100 सेंटीमीटर कर लीजिए, 50 है यहाँ भाग दीजिए, 2 आंसर आ जाएगा, सीधा सा बात। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है तो गति ऊर्जा क्या होगा, तो 44% बढ़ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान सब कोई रखेगा, ठीक है। 20% बढ़ता है तो कितना आंसर होगा इसका, 44% हो जाएगा, ठीक है। सबको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यू देखिए स्क्वायर होता है यानी 20 20 40, फिर 20 का 20% यानी 20 का 20% 4 यानी 40 4 44, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ विद्युत प्रेरित धारा, ठीक है। प्रेरित धारा, ठीक है। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मतलब उस नियम से ज्ञात किया जाता है। एक ई को सुनने के लिए अभी हम लोग देखे थे 17.2 मीटर, ठीक है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। ध्यान रखिए विशिष्ट बात आया तो मीटर जुड़ गया तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदल गया, ये कोई फिल्म का डायलॉग था, तो यानी ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह का जी का मान क्या होगा यदि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर और त्रिज्या आधी हो। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी 2000 कब का पूछा हुआ है, ये 2025 24-25 के मतलब कि हाँ 2024-25 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो जी होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है 1/r² के। अब क्या बोल रहा है कि क्या द्रव्यमान तो बराबर है तो बात खत्म, त्रिज्या आधी कर दी जाए, जब 1/2 त्रिज्या कर दी जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किधर गया, 9 चौका 36, आपका आंसर हो जाएगा ये 39। फिर 8 चौका 32 भी तो कीजिएगा तो 34 9 हो जाता है तो 39.2 हो जाएगा, यानी इसके 4 गुना हो जाएगा, 9.8 के 4 गुना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आता एक बार और देखिए। 9.8 होता है पृथ्वी पर और वहाँ त्रिज्या आधी है तो इससे 4 गुना हो जाएगा, तो इसके 4 गुना हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 kg की वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सीधा सा बात है mgh,
अगर जब आप लोग नहीं निकाल रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो मतलब कार्य और ऊर्जा का जो क्या बोलते हैं फार्मूला होता है mgh। इन द्रव्यमान 2 kg है तो 2 आपका g का मान 10 मान लीजिए तो 20 हो जाएगा, 10 ये 200 जूल हम लोग का आंसर हो जाएगा। आपका आंसर बी, बात खत्म। आगे क्वेश्चन चला जाए। किसी परिघटना के कारण तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर मुड़ जाती है। आपका किस परिघटना के कारण मुड़ता है? तो अपवर्तन। कौन नहीं जानता है। यदि दो लेंस जिनकी क्षमता 4 डाइऑप्टर -2 डाइऑप्टर है संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपका 50 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर सीधा सा ज्ञात कीजिए। P बराबर 4 - 2 डाइऑप्टर, जब 2 डाइऑप्टर है तो 1/2 तो समझिए कि आपका सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 में 2 से भाग दीजिएगा, मतलब ये मीटर में होता है, 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर, सीधा सा आता है। ठीक है, जिसको भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तो कभी न्यूमेरिकल का हम वीडियो लाएंगे, लगातार सीरीज चला देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम बता देंगे, ज़्यादा नहीं, गिन के 10 गो फार्मूला है, 10 फार्मूला पर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आप लोग का खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पास्कल का नियम किस पर लागू होता है? तो बंद तरल पदार्थ पर। ठीक है, पास्कल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। कोई भी बंद समझिए कि वस्तु होता है उस पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना क्या है? तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, नीले प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है और लाल का सबसे कम होता है, और सूर्य पृथ्वी से दूर हो जाता है शाम को, तो क्या होता है, नीला पहले ही प्रकीर्णन होकर पहले ही समाप्त हो जाता है, लेकिन लाल क्या होता है, दूर तक आता है, तो लाल हम लोग को दिखाई देता है, सीधा सा बात है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा। इसका क्वेश्चन हम लोग तुरंत पीछे देखे थे, अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तरी गुणवत्ता का नियंत्रक जी की खोज किसने किया था? अब देखिए जो बड़ा जी है उसका जी का खोज कौन किया था? जो नियतांक है उसका जी की खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश। ये देखिए जो बी नंबर आंसर है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में, 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक विद्युत हीटर पर 220 वोल्ट और 1100 वाट अंकित है। यदि इसे 120 वोल्ट पर चलाया जाए तो इसके द्वारा उपभोग की गई शक्ति क्या है? तो 275 वाट। आप लोग थोड़ा सा एक बार हमको बताइएगा इसको यूनिट में चेंज करके। ठीक है, यूनिट में इसको चेंज करके बताइए। 275 वाट जो हम लोग का विद्युत ऊर्जा का जो खपत हो रहा है उसको यूनिट में चेंज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। वस्तु कहाँ स्थित है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। वास्तविक है, देखिए आभासी है, जो प्रतिबिंब बन रहा है आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, तो यहाँ आपका मुख्य फोकस होगा, यहाँ आपका ध्रुव होगा, तो इधर कहीं वस्तु होगा, तभी ना इधर कहीं आपका बना है जो आभासी है और वस्तु से बड़ा है। इसे क्या होगा, इसे हो गया, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, बात खत्म। आगे क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। 10 के द्रव्यमान की एक वस्तु, अब देखिए 5 × 10 50। इसका लगता है कि इसके पहले भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं बल पर आधारित, तो ये 100 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे और 400 क्वेश्चन बाकी रहा फिजिक्स का, इससे भी थोड़ा सा टॉप लेवल का अगला वीडियो आएगा जो थोड़ा सा हार्ड होगा, जिसमें न्यूमेरिकल होगा, और हम प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका हम दें, क्योंकि जल्दी में समझिए कि एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ट्राई करेंगे देने के लिए। अगर जो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 2-4 लोगों में शेयर कीजिए। ऐसे तो वीडियो यूट्यूब पर ऐसा बहुत सारा पड़ा होगा, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि हमसे लगाव है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।